ये है हमारा पेपर। और हाँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। राइट, वन बाय वन। अब आप क्या करो, नोट्स निकाल लो अपनी, कोई भी पॉइंटर नोट बनाते चलो। राइट। हाँ तो दोस्तों चलो, पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं सबसे पहले। और लेट मी चेंज द इन कलर। हाँ, तो देखो जो पहला क्वेश्चन है, ये क्या है, यूनियन बजट 2023 के ऊपर आया क्वेश्चन। ओके। हाँ, तो ये क्या है, यूनियन बजट 2023 के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्किल सेंटर्स, इंटरनेशनल सेंटर जो है वो कितने खुलेंगे अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स उसके लिए। अब ये बजट में एक्चुअली आया था, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कितना होगा आंसर, दिस इज 30। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग देखते रहो उसको साथ में, इसीलिए क्या किया मैंने, दोनों साइड बाय साइड रखा है। तो यूजुअली इसकी इशू क्या आ रहा था कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा इशू है ये, कि उनके लिए पेपर्स कंटेंट थोड़ा कम बनता है यूपीपीसीएस के लिए। तो मैंने ट्राई किया है कि हमारा क्या किया जाए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी थोड़ा सा व्यवस्था की जाए। तो ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। राइट। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक स्पेयर। ये भी क्या है, करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। राइट। इसके पहला वाला भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था, ये वाला क्वेश्चन भी करंट, सॉरी एक मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंस हैरी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, प्रिंस हैरी। इन्होंने क्या लिखा था, द बुक स्पेयर। राइट। तो अगला देखते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फ्रॉम फ्यूचर। ठीक है। तो अपने जो प्रेजेंट है उसके लिए क्या करना है, जो हमारा वर्तमान है उसके लिए संसाधन को बचा के रखना। ठीक है। तो संतुलित, दैट इज बैलेंस्ड यूज करना है। तो वो क्या चीज है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या बोलते हैं, सतत विकास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का। ये क्वेश्चन आपको गलत तो नहीं होना चाहिए। राइट। तो संसाधन का उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण, अभी आप उपयोग कर रहे हो और भविष्य में के लिए उसको बचा के भी रखो, जो आगे वाली पीढ़ी आने वाली है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सतत विकास, इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ तो दोस्तों थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा तो हो गया था, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। तो क्या है, गिवन विल आर टू स्टेटमेंट्स, ये असर्शन रीजन टाइप का है। ठीक है। तो इसमें क्या है, अभिकथन है और कारण है। असर्शन क्या है, द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, अगर आपने पॉलिटी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो पार्लियामेंट होता है हमारा, ठीक है, पार्लियामेंट के तीन हिस्से होते हैं। राइट। आर्टिकल 79, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 79 ये कहता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसके क्या है, तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा कौन सा है, प्रेसिडेंट है। दूसरा हिस्सा क्या है, लोकसभा है। तीसरा हिस्सा क्या है, राज्यसभा। ये तो आपको पता होगा, वेरी इजी स्टेटमेंट। राइट। तो अगला देख लो। अगला स्टेटमेंट क्या है कि अ बिल पास्ड बाय टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट की जो दोनों हाउसेज हैं, ठीक है, कैन नॉट बिकम अ लॉ अंटिल द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। एसेंट मतलब क्या होता है, सिग्नेचर। यहाँ सहमति मतलब क्या है, जब प्रेसिडेंट साइन कर देगा तभी वो बिल जो है कानून बन सकता है, बिल जो है एक्ट बन सकता है। राइट। तो ये वाला आर्टिकल कौन सा है, दिस इज आर्टिकल 111। ठीक है। आर्टिकल 111 जब आप पढ़ोगे संविधान का, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि कोई भी बिल तभी कानून बन सकती है जब प्रेसिडेंट की उसमें सहमति मिले या सिग्नेचर मिल जाए। ठीक है। तो ये आर्टिकल 111 है, ये आर्टिकल 79 है। ठीक है। तो अब देखो, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट है उसका अभिन्न हिस्सा है। क्यों हिस्सा है, क्योंकि बिना उसके कोई बिल जो है कानून बन ही नहीं सकता है। ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि दोनों का एक्सप्लेनेशन एकदम सही है। ठीक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। मिलिंद पन्नू, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ये लूसेंट में भी दिया हुआ है, तो आप लूसेंट की जो हिस्ट्री है उसको चार्ट डालो। ठीक है। लूस मिलिंद पन्नू क्या था, इज ग्रीक किंग। और यहाँ पे क्या है, आंसर क्या हो गया इसका, नागसेन। नागसेन कौन थे, एक बुद्धिस्ट संत थे, ही वॉज अ बौद्ध सेंट। तो इन्होंने क्या किया था, इनके साथ इसका डायलॉग हुआ था मिलिंद पन्नू में। मिलिंद पन्नू क्या है, बुक है।
और ये क्या है, किंग मिलिंद कौन थे, ये ग्रीक किंग थे, राइट। तो दोनों में डायलॉग हुआ था, और इसी डायलॉग के बेसिस पे क्या हुआ था, नागसेन ने जो है किंग मिलिंद को क्या किया था, इनका रिलीजन को चेंज करवा दिया था, धर्मांतरण जिसको बोलते हैं ना हम लोग, धर्मांतरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर बी, नागसेन, राइट। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ठीक है, इन सभी स्टेटमेंट में से सही कौन सा है। तो सबसे पहले क्या है, ओशन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। हिंदी में क्या बोलेंगे, सैलिनिटी मतलब कितना नमक है, ठीक है, किस, जो समुद्र की बात हो रही है, सॉरी, हाँ। तो ये जैसे आपने ग्लोब पढ़ा होगा ना, ये सपोज करो ये दिस इज अर्थ। भी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको, ये पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, लवणता अर्थात कहाँ पे कितना ज्यादा कंसंट्रेशन है किसका, सैलिनिटी अर्थात नमक का, ठीक है। तो कर्क रेखा क्या हो गई, दिस इज कैंसर रेखा, एंड दिस इज मकर रेखा क्या हो गई आपकी, कैप्रिकॉर्न हो गई। तो ये क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो सैलिनिटी होती है वो यहीं पे होती है, राइट। अगला क्या पूछ रहा है, टाइड कम्स ऑन द, अच्छा हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, अभी बताते हैं क्यों है। पहला देख लो, टाइड कम्स ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है, जब भी ऐसा कोई वर्ड हो ना, कहीं पे लिखा हो ओनली, एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा आपका माइंड जो है ना वहां पे थोड़ा सा स्टक हो जाना चाहिए आपको, कि यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता है या स्टेटमेंट गलत हो सकता है, क्योंकि जनरली इस तरह से एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स, तो जहाँ पे एग्जैक्टली लिखा है ये क्या है, गलत है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो टाइड होती है वो जनरली 12 आवर 25 मिनट पे आती है, तो दिन में 2 बार जनरली आती है, कहीं कहीं 3 बार, कहीं कहीं 4 बार भी आती है दिन में, ठीक है। तो वो डिटेल में आप पढ़ लेना ज्योग्राफी रिवाइज करके। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट टू गलत हो गया, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं आती है। इसका डि- जो डिफरेंस होता है टाइम का, तो वो 2 या 3 बार भी आ सकती है, और जब 2 बार आती है तो 12 आवर 25 मिनट्स पे आती है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, दिस इज रॉन्ग। थर्ड देख लो, बेंगुएला करंट इज अ कोल्ड करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे ये कोल्ड करंट है, ये तो सही है, ठीक है, ये कोल्ड करंट है। गलती कहाँ पे है, ओशन। तो ये जो है प्रशांत महासागर का नहीं है, पैसिफिक ओशन का नहीं, कहाँ का है ये, एटलांटिक ओशन की करंट है। कहाँ की है ये, एटलांटिक ओशन की करंट है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया आपका। अगला देखो, इफ द सन अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन देन दिस सिचुएशन इज नोन एज स्मॉल टाइड सिचुएशन। तो ये भी क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, कि इसको स्मॉल टाइड नहीं बोलते हैं। क्या होगा ये हाई टाइड की सिचुएशन हो जाएगी। कैसी होगी, हाई टाइड। इसको और भी क्या बोलते हैं हम, लघु की जगह क्या होगा, दीर्घ। जो हिंदी में जान रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, दीर्घ। हाई टाइड, या इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम, स्प्रिंग टाइड, ठीक है। तो जब तीनों एक ही लाइन में होंगे, क्या, सन, मून और अर्थ, जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे तो सबसे बड़ी जो है टाइड आती है। तो जॉर जो होता है या टाइड सबसे बड़ा कब होगा, जब तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे, ओके। और छोटी टाइड कब आती है, जब सन और मून क्या हो, 90 डिग्री पे हो। जब ये 90 डिग्री पे होंगे सन और मून, तब नीप टाइड आएगी। लघु टाइड कब आती है, इसको बोलते हैं नीप टाइड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीप टाइड। जो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल टाइड लिखा है उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीप टाइड या लघु टाइड। ये कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री पे रहेंगे, राइट। तो चलो थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो जो मैं बताना चाह रहा था ना, स्टेटमेंट 1 देखते हैं पहले। तो 1 मिनट, हाँ। तो देखो क्या था क्वेश्चन, जो पहला स्टेटमेंट हमारा था वो क्या कह रहा है। अब देखो, सपोज करो ये क्या है हमारी, दिस इज आवर अर्थ, और ये है हमारा क्या, 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, राइट। इतना तो सबको पता ही होगा, विषुवत रेखा, राइट। तो ये है हमारा इक्वेटर, ये क्या है हमारा, दिस इज कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंग्लिश में कैंसर को क्या बोलते हैं, हिंदी में कर्क बोलते हैं। और कैप्रिकॉर्न को क्या बोलते हैं हम, सॉरी, मकर रेखा नीचे वाली है, ओके। अब देखो आपको ये पता होगा कि जो बारिश होती है
इक्वेटर पे ज्यादा बारिश होती है, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो जान लो। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जब बारिश ज्यादा होगी, और बारिश क्या होती है, जो रेन होती है वो फ्रेश वाटर होता है, राइट, उसमें नमक नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे जब बारिश होगी और नदियों नदियां निकल के समुद्र में जाके मिलेंगी, तो जब ताजा पानी जाएगा फ्रेश वाटर बिना नमक वाला, तो क्या होगा वहां पे जो सैलिनिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, सैलिनिटी कम हो जाएगी, सैलिनिटी विल डिक्रीज। ठीक है, सिंपल सा फंडा क्या है कि जिस एरिया में ज्यादा बारिश हो रहा होगा, उस एरिया में सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी। और जहां पे बारिश कम हो रही है, ठीक है, तो ये जो हमारी कर्क रेखा है, यहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है, इस एरियाज में, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लवणता ज्यादा हो गई, सैलिनिटी ज्यादा होगी, राइट। अब देखो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी देख लो, जो टाइड वाला था, ठीक है। सपोज करो ये है हमारा सन, और ये है हमारा मून, और ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अब ये अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है, तब क्या होगा, हमारा स्प्रिंग टाइड, ठीक है, तब हमारा स्प्रिंग टाइड या हाई टाइड बनेगा। ओके, इतना याद कर लो, इतना याद रहेगा तो। अब ये समझ लो, दूसरी चीज जो जानने लायक है, याद करने लायक है, वो ये है कि जो अर्थ पे असर पड़ता है ज्वार बनाने में, तो मून का ज्यादा असर पड़ता है, राइट। मून का असर धरती पे ज्यादा पड़ता है हाइड बनाने में, और सूरज का असर क्या होता है, कम पड़ता है, ठीक है। तो विच हैज मोर इफेक्ट, द मून हैज मोर इम्पैक्ट, द मून हैज मोर इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, ओके, एंड द सन हैज लेस इफेक्ट। अब देखो दूसरी सिचुएशन देख लो, जो लघु ज्वार वाली सिचुएशन होगी, उसमें क्या होगा, सपोज करो ये अर्थ है हमारी, ठीक है, दिस इज अर्थ, और ये हमारा सन है, राइट, ये हमारा सन है, तो मून कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे होगा। ये जो सिचुएशन होगी ना, ये देखो 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, जब 90 डिग्री पे होगा, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड, या फिर इसी को हिंदी में क्या बोल देते हैं, लघु ज्वार, राइट। तो ये है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो जो स्टेटमेंट वन है, सॉरी स्टेटमेंट टू, वो क्या है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल था, इसलिए मैंने इसको समझा दिया थोड़ा डिटेल में, और इसको याद रखना आप, ठीक है। दिस इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, एंड इसमें बाकी रेस्ट वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगले वाले सवाल में मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया से दिख रहा होगा सब चीज। चलो लेट्स सी, क्या है ये क्वेश्चन, किस पे है, अल नीनो पे है। अब देखो अगेन दिस इज द जियोग्राफी क्वेश्चन, ये क्या है, ओशनोग्राफी सेक्शन से आया है। अल नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑन द कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक। अब ये जो क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, इसको रट्टा मार के नहीं कर पाओगे। अब मैं अभी आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे होना है ये, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इसको थोड़ा सा समझ लो डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर दोबारा आएगा, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज द यूपीएससी लेवल क्वेश्चन। अल नीनो, अगला स्टेटमेंट देखो, द वार्म करंट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरिवियन कोस्ट बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन इन द सी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है कितना, लगभग 10 डिग्री, इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे प्लैंकटन की ग्रोथ हो जाती है। तो देखो प्लैंकटन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको मछलियां खाती हैं, राइट। तो जहाँ पे जनरली प्लैंकटन्स बढ़ते हैं, वहां पे मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। सिंपल सा रिलेशन क्या है, मोर प्लैंकटन, जितना ज्यादा प्लैंकटन होगा मोर फिशेस, ओके, क्योंकि फिशेस प्लैंकटन्स को खाती हैं, राइट। तो हम लोग अल नीनो की बात कर रहे हैं। अच्छा, वन थिंग यू शुड रिमेम्बर कि अल नीनो में इंडिया में सूखा पड़ता है। जब अल नीनो आता है तो इंडिया में क्या आता है, ड्रॉट। तो इंडिया का जो मानसून है वो वीक हो जाता है, और थोड़ा सा सूखा पड़ जाता है हमारे यहाँ। और ला नीना जब आएगा तो क्या होता है, बारिश बढ़िया होती है, कभी कभी बाढ़ भी आता है ये। तो दिस वन थिंग यू शुड रिमेम्बर। तो चलो लेट अस मूव टू द, ओके, हाँ तो ये देखो,
ये है हमारा डायग्राम। यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो देखो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, नॉर्मल में क्या होता है कि ये देख लो दिस, अभी इस पे फोकस करना। ये क्या है हमारा, दिस इज पेरू। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे जो है ये हमारी क्या है, दिस इज पेरू करंट। इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो एक बार एटलस उठा के देख लेना। ठीक है, तो ये जो है ये दिस इज पेरू कोस्ट, और यहाँ पे कोल्ड करंट चलती है। ये नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं हम, जबकि ना ला नीना है, ना कि एल नीना है, कोई भी नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब नॉर्मल ईयर रहेगा तो क्या होगा, हमारी जो पेरू करंट है ये क्या होती है, स्ट्रांग रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, दो कंडीशन स्ट्रांग रहेंगी। पहली चीज, पेरू करंट हमारी स्ट्रांग रहेगी और ट्रेड विंड्स स्ट्रांग रहेंगी। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशंस हैं नॉर्मल ईयर में। पेरू करंट को हम हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। तो कभी कभी पीसीएस में क्या पूछते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग पेरू करंट दे विल टेल यू हम्बोल्ट करंट, तो याद रखो। और ये भी पूछते हैं कोल्ड करंट है कि वार्म करंट है। अभी इसी साल में पेंगुएला के बारे में आया हुआ है। ठीक है, जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न साइड पे बहती है। तो याद रखना ये चीज। तो ये देखो नॉर्मल ईयर में दो चीजें स्ट्रांग रहती, क्या, पेरू करंट जो कि कोल्ड करंट है, जो इधर से ऐसे आती है, और ट्रेड विंड्स जो हमारे इक्वेटर पे ऐसे ऐसे बहती है। ठीक है, तो ये जो है, जो डायरेक्शन देख रहे हैं आप एरोज का, दीज आर कोल्ड विंड्स। तो स्ट्रांग ट्रेड विंड्स रहेंगी, और ये जो है हमारा करंट भी स्ट्रांग रहेगा। इसकी वजह से क्या है, यहाँ से ठंडा ठंडा पानी आएगा। ठीक है, ये एरिया एकदम ठंडा रहेगा, और यहीं पे क्या होती है, अपवेलिंग होती है। अपवेलिंग का मतलब क्या होता है, अपवेलिंग मतलब होता है कि समुद्र के नीचे से, जैसे सपोज करो ये समुद्र है, तो एक मिनट, सपोज करो दिस इज द ओशन, तो ये जो समुद्र का नीचे वाला एरिया है, यहाँ से पानी उठेगा और सरफेस पे आएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अपवेलिंग। राइट, तो नॉर्मल ईयर में अपवेलिंग होगी, इस वजह से समुद्र का जो नीचे का ठंडा पानी होगा वो ऊपर उठेगा, सरफेस पे आएगा, और धीरे धीरे जब ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो जब ऑस्ट्रेलिया के पास पानी पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, जहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे पानी बाहर निकल रहा है समुद्र से, तो यहाँ ठंडा रहेगा, और जैसे जैसे ट्रेवल करते हुए इधर पहुंचेगा, यहाँ पे गर्म हो जाएगा वो। ठीक है, इतना याद रखो। ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है, पानी गर्म है, और पेरू के पास क्या है, पानी ठंडा है। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ईयर की। राइट, तो ये अपवेलिंग का फिनोमिना देख लो, ये जो नीली वाली पट्टी देख रहे हो आप ना, दिस वन, तो ये क्या है, दिस दिस वन इज एक्चुअली, एक मिनट में आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। तो ये बॉटम की लेयर है, दिस इज बॉटम लेयर, और जैसे जैसे ऊपर आएगी, तो ये वाला जो लेयर है ना पानी का, ये काफी ठंडा रहता है, दिस वन। तो सरफेस टेम्परेचर से कम 10 डिग्रीज, 5 to 10 डिग्रीज ये लो रहता है, और जब सरफेस पे आएगा तो पानी सरफेस का ठंडा कर देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब चलो देखते हैं होगा क्या, एल नीनो ईयर में होगा क्या। देखो, एल नीनो ईयर में क्या होता है कि ये जो फिनोमिना है ना, कि यहाँ ठंडा पानी निकल रहा है, ये फिनोमिना हमारी कमजोर हो जाती है। क्या होती है, वीक हो जाती है। इसको याद रखना, जो हमारी फिनोमिना है यहाँ पे ठंडा पानी निकलने की, वो क्या होगा, वीक हो जाएगा। और जो ये ट्रेड विंड्स थी हमारी, ट्रेड विंड्स, ये भी वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो जो दोनों चीजें स्ट्रांग थी इनिशियली, वो दोनों दोनों चीजें जो है वीक हो जाएंगी। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जो यहाँ ठंडा पानी निकल रहा था ना, और यहाँ पे गर्म था, उसकी वजह से जो है टेम्परेचर डिफरेंस बन रहा था, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा था पानी का। राइट, अब ये स्टॉप हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे जो, यहाँ ठंडा था तो हाई प्रेशर बन रहा था, उसकी वजह से, और यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा था, उसकी वजह से क्या है, मूवमेंट ऐसे हो रहा था। ठीक है, हवा का भी मूवमेंट हो रहा था, वो मूवमेंट जो है खत्म हो जाएगा अब। ओके, तो जो सर्कुलेशन चल रहा था एयर का, जिसको हम एनसो बोलते हैं, राइट, तो वो भी क्या होगा, वीक हो जाएगा। जब अपवेलिंग नहीं होगी, ठीक है, अल नीनो में क्या होगा, अपवेलिंग वीक हो जाती है, तो नीचे से ठंडा पानी नहीं निकलता, और नीचे जो बॉटम होता है ना, समुद्र का जो नीचे की लेयर होती है, वो क्या होती है, वहां पे न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जब नीचे का पानी ऊपर आता है समुद्र का, तो साथ में न्यूट्रिएंट्स लेके आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा कभी ना कभी आपके दिमाग में, और पेपर में पूछा जाएगा।
तो जो न्यूट्रिएंट्स बॉटम ऑफ सी से बाहर निकल के आते हैं वो अपवेलिंग की वजह से होते हैं। ये जो हो रहा है ना, तो ये साथ में क्या करता है, नीचे से पानी लेके न्यूट्रिएंट भी लेके आता है। ये रुक जाएगा तो ऊपर न्यूट्रिएंट नहीं आएंगे, इसकी वजह से क्या होगा, प्लैंकटन की जो ग्रोथ होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये प्लैंकटन्स, और इनकी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। अब जब प्लैंकटन की ग्रोथ रुक जाएगी तो मछलियां क्या करेंगी, उनको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो मछलियां भूखी मर जाएंगी। दूसरी चीज, कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जो कि इन प्लैंकटन्स को फीड करती हैं, राइट। तो वो बर्ड्स भी जो है, उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो भी माइग्रेट करके कहीं और चले जाएंगे, राइट। तो तीन चार इफेक्ट जो हो रहे हैं इसकी वजह से, वो आप समझ लो क्या क्या हो रहा है। एक तो जो ठंडा पानी निकल रहा था वो बंद हो जा रहा है, अपवेलिंग जिसको बोलते हैं, हमने बताया वर्ड आपको, अपवेलिंग। अपवेलिंग क्या होगी, वीक हो जाएगी। अपवेलिंग वीक हो जाएगी तो न्यूट्रिएंट नहीं आएगा, ठीक है। इसकी वजह से न्यूट्रिएंट नहीं आएगा तो फिर प्लैंकटन की ग्रोथ क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। प्लैंकटन की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे फिशेस जो हैं मर जाएंगी, क्योंकि उनको मिलने को नहीं, खाने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज क्या होगी, जो बर्ड्स होंगे जो इस प्लैंकटन पे डिपेंड करते हैं वो माइग्रेट करके कहीं और भाग जाएंगे, राइट। तो पेरू और उधर की जो कोस्ट है वहां पे बर्ड्स का जो, उनकी एक्सक्रीटा होती है, ठीक है, बर्ड्स के एक्सक्रीटा से वहां पे फर्टिलाइजर बनता है। ये आपने पढ़ा होगा पेरू में। तो ये जो बर्ड्स एक्सक्रीटा निकालती हैं प्लैंकटन को खा के, जब प्लैंकटन ही रहता तो बर्ड्स माइग्रेट करके चली जाती कहीं और, तो क्या हो जाता है ओवरऑल, वहां पे फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर। तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये सही है एक्चुअली। पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा पेरी के गोश्त में भी। और वहां पे देखो, इंक्रीज तो होगा लेकिन 10 डिग्री नहीं होगा। दूसरी चीज, जो इंक्रीजिंग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग नहीं होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर यहीं पे वो डिक्रीजिंग लिखा होता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता हमारा, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये इंक्रीजिंग में, ओके। तो प्लैंकटन की ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी, ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज, कौन सी महिला इनमें से क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ी थी, विच वुमेन वॉज एसोसिएटेड, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि नॉट, तो देखो, अगर आपने लूसेंट पढ़ा हुआ है, सॉरी लूसेंट नहीं, स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, राजीव अहिर की बुक, उसमें लास्ट में हर एक मूवमेंट के साथ पर्सनालिटी जितनी भी एसोसिएटेड है उसकी पर्सनालिटीज की लिस्ट दी हुई है। अगर नहीं पढ़ा तो इसको देख लो। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत बढ़िया लिस्ट है। तो जाना लास्ट में अपेंडिक्स में स्पेक्ट्रम के, राजीव अहिर के, उसमें हर एक मूवमेंट का, जैसे जो नैम मूवमेंट है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, फिर आगे क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, तीनों बड़े बड़े जो भी मूवमेंट है उससे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की लिस्ट दी हुई है, उसको देख लेना वहां से। तो ये क्वेश्चन वहीं से डायरेक्टली टैकल हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी महिला जो है क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं थी। तो देखो, मतंगनी हेजरा आपको पता ही ये थी, कनकलता बरुआ ये भी थी, अरुणा आसिफ अली इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये तीनों हमको पता है कि हैं ये, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा शांति घोष, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माउंट न्यूमैन, ये क्या है, ज्योग्राफिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आयरन ओर पाया जाता है। माउंट न्यूमैन पे क्या मिलता है हमें, आयरन ओर पाया जाता है। और माउंट न्यूमैन है कहाँ पे, इसको आप खोज लेना, मेरे ख्याल से ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसको आप गूगल करके सर्च कर लेना, कंफर्म कर लेना। दिस इज फेमस फॉर आयरन ओर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ओके। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10th ऑन 25 दिसंबर, ये क्या है, दिस इज करंट अफेयर्स क्वेश्चन, इसका कुछ नहीं, सिंपल सा आंसर देख लो। 10 का आंसर क्या है, डी। इसको इम्पोर्टेंट अब ये देख लो कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। किस कंट्री ने मैंडेटरी सिविल सर्विस, सॉरी मिलिट्री सर्विस की घोषणा की है 1 ईयर के लिए, तो ये ताइवान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि अगली की आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। अगला देखो, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स। अब आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को रिट जारी करने का पावर है। ये तो आप सभी को पता है, बेसिक एकदम पॉलिटी है। अब देखो, हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने का पावर है, और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल कौन से 32 के अंडर रिट जारी करने का पावर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स लाइक habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari। तो आपको पता है कि यह आंसर सही है। अगला देख लो, पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन इट्स jurisdiction द पावर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट। तो क्या कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है ये शक्तियां किसी और न्यायालय को भी दे सकती है। राइट? क्या सही बात है कि नहीं बात है, आप बताओ। राइट? अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी जो रिट्स हैं उसका प्रयोग कोई और भी कोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इट्स आंसर। एक मिनट, इसका जो आंसर है वो सी है, डी है। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसको आप लक्ष्मीकांत में क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो जहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर होगा उसमें पढ़ोगे तो डिटेल में दिया हुआ है ये। ओके, कि रिट्स का पावर किसी और कोर्ट को भी दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हु वॉज द लीडर ऑफ रेबेलियन इन बरेली। अभी देखो ये पीसीएस का बहुत ही पेट क्वेश्चन है। तो जो 8-10 जिले हैं, ठीक है, कानपुर, फैजाबाद, ठीक है, और उधर पटना, यहाँ पे लखनऊ, इलाहाबाद, ये सब जो लोकेशंस हैं और इनसे रिलेटेड पर्सनालिटीज, इस पे क्वेश्चन हर बार आता है। तो यहाँ पे बरेली से कौन कनेक्टेड है, खान बहादुर खान। नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से थे, आपको पता होना चाहिए। हजरत महल कहाँ से थी, लखनऊ से थी। कुंवर सिंह कहाँ से थे, ये पटना से थे, बिहार में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, खान बहादुर खान। ठीक है, अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। अब देखो ये जो है फॉरेस्ट सर्वे का क्वेश्चन है, जो आईएफएस निकलता है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे, ये 2021 या 2023, हाँ 21 का डेटा होगा, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यूपी के क्वेश्चन आते बहुत कम है, एक क्वेश्चन इनमें से आया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि यूपी में फॉरेस्ट जो है लगभग इतने जमीन पर है, 12.8%। ठीक है, तो जो भौगोलिक क्षेत्र कितना है, इतना है। और जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में कोई भी फॉरेस्ट लैंड नहीं है। ठीक है, क्या है, जौनपुर, बलिया और, एक मिनट, देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पूरी प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको रटना पड़ेगा, फॉरेस्ट सर्वे रटना पड़ेगा। और यहाँ पे ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, इनमें कोई भी फॉरेस्ट लैंड नहीं है डेटा के हिसाब से। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है यूपी से रिलेटेड, वो आप या तो स्किप कर दो, क्योंकि क्वेश्चन कई बार क्या होते हैं ना, यूपी से आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा जब तक बहुत बढ़िया तैयारी नहीं करोगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 विद रेफरेंस टू पोप बेनेडिक्ट। ये क्या है, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, हमारे लिए क्या है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलेवेंट है। ये भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। ठीक है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन और आया था ना इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वाला, ताइवान वाला। ठीक, तो तीन क्वेश्चन, एक नेपाल के ऊपर एयरलाइंस पे आया था इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का, एक ही पोप बेनेडिक्ट के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, और अभी जो पीछे हम लोगों ने देखा था वो भी। तो तीन तीन क्वेश्चन तो इंटरनेशनल करंट अफेयर से आए हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, वो नेटिव है जर्मनी की। दूसरा क्या हुआ था, फर्स्ट पोप टू रिजाइन इन 600 ईयर्स। तो बताओ ये इसमें आंसर क्या हो। ठीक है, मैं आपको सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ओके, चलो नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपको भी पता है कि ये कठिन क्वेश्चन नहीं है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीट, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। तो गैर पारंपरिक, अब देखो गैर
पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जो पारंपरिक हैं, ये कन्वेंशनल, वो क्या है, कोल है, पेट्रोल है, ये सब जो हम यूजुअली पहले से यूज कर रहे हैं। और नए वाले क्या है, रिन्यूएबल, मतलब जो नवीनीकरणीय है, जैसे हाइडल पावर है, ठीक है, सोलर है, टाइडल एनर्जी, ये सब क्या है, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोस, कौन से, रिन्यूएबल, ठीक है, जो कि कन्वेंशनल नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था एनवायरमेंट का। अगर इसको भी आपने गलत किया तो इसका मतलब आपका एनवायरमेंट जो है बहुत ही कमजोर है, और आपको सीरियसली इसको रिवाइज करना चाहिए बार बार। सॉरी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंटरनेशनल, इसी की बात में कर रहा था। प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश इन नेपाल, तो कौन सी थी, ये ये थी एयरलाइन थी। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, बस एक बार ये जान लो कि हाँ इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट में। इसको लिखने या नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे थोड़ी ना पूछे जाना है। तो चलो अगला देखते हैं। हप्पा स्टाइल, अभी देखो ये कल्चर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जनरली आपकी जो हिस्ट्री बुक्स उसमें मिलेगा नहीं है। हप्पा म्यूजिक वॉज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन विच ऑफ द मुगल एम्परर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। अब देखो जहांगीर जो थे, ही इज नोन फॉर पेंटिंग्स, ठीक है। शाहजहां क्या है, आर्किटेक्चर बनाने के लिए थे। तो इनमें से अकबर और मोहम्मद शाह रंगीला, इन दोनों के काल में जो है, टाइम पीरियड में क्या हुआ था, म्यूजिक का जो है ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। तो टप्पा स्टाइल इनके यहाँ डेवलप हुई थी, जबकि अकबर के टाइम पे क्या हुआ था, ध्रुपद और धमार, ये जो स्टाइल थी वो ज्यादा इस समय डेवलप हुई थी, ध्रुपद एंड धमार स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला क्या है, इनका टाइम पीरियड 1719 अराउंड है, ठीक है, 1729 से मेरे ख्याल से 1748 तक, राइट। इस टाइम ऑफ पीरियड में ये थे, 1719 से 1739, एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको। मोहम्मद शाह रंगीला लेटर मुगल्स में आते हैं, ओके। चलो अगला देखते हैं हम लोग, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वेयर वाज द सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज, अब ये भी क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो देख लो, ये राजस्थान में हुआ था, बस ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं इसमें। राजस्थान में कंडक्ट हुआ था ये। तो जो प्लेसेस भी पूछी जा रही है, ठीक है, जो एक्सरसाइजेज हैं उनसे रिलेटेड प्लेसेस भी पूछी जा रही है, तो इसलिए ध्यान रखना कि कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और वो एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हो रही है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो निगलेक्ट मत करना, पीसीएस में ये जो है वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस पे। चलो क्वेश्चन 19 देखते हैं हम लोग, क्या है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, आपको पता है। आर्टिकल 324 क्या है, ये सीधे सीधे पता है आपको, क्या है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। 315 किससे रिलेटेड है, पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 280 ये भी बहुत इजी है, किससे रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। और आर्टिकल 338 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ये ये वाला है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4, ठीक है। देखो एक ही से आपको पता चल जा रहा है, और कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको पहला वाला भी पता होता ना कि आर्टिकल 324 इससे रिलेटेड है, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, राइट। तो अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बना दिया है इन लोगों ने, और इसमें जो ऑप्शन इन लोगों ने दिए हैं एक्चुअली सही से बना नहीं पाए, अदरवाइज क्वेश्चन टफ थोड़ा सा दिया जा सकता था। चलो लेट अस सी द 20th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल, अब ये भी क्या है, फिर से पॉलिटिक क्वेश्चन आ रहा है। हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो क्या कहा जा रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की होनी चाहिए, उसकी अहर्ता, ठीक है। ये किस आर्टिकल के तहत आता है महान्यायवादी, ये तो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 76। अगर नहीं पता है तो उसको याद कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा आर्टिकल है, 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 76। तो ये वाला पॉइंट क्या है, 76 क्लॉज 1, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। तो देखो, अगर आप आर्टिकल 76 पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि जो अटॉर्नी जनरल होता है उसको प्रेसिडेंट रिमूव करता है, कैसे, प्लेजर के थ्रू, ठीक है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जब मन करे तब हटा सकता है, उसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये प्रोविजन किस पे लागू होता है, जो कैग होता है, जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, उसके लिए जज वाला प्रोसीजर यूज होता है, ठीक है। जबकि अटॉर्नी जनरल क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल, जब मन करे तब प्रेसिडेंट अपने प्लेजर के आधार पर
उसको रिमूव कर सकता है। आर्टिकल 76, इसका मतलब टू गलत है और वन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, एक मिनट, गलत टिक मार दिया मैंने। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 21 देखते हैं, ये क्या है? एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। अगेन देखो, इस क्वेश्चन में जो है बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा फैक्ट का या कोई बहुत स्पेशल नॉलेज की जरूरत है नहीं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री। अब देखो, सीधी सी फंडा है कि क्या होता है जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है, राइट? अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? जो रिसोर्स हैं या संसाधन है समाज के या देश के, उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, राइट? जो प्रेशर पड़ेगा तो पॉल्यूशन ज्यादा पड़ेगा, एनवायरमेंट पे असर पड़ेगा, पर्यावरण पे। तो जो पहला आंसर है, स्टेटमेंट है क्या है? इज नेसेसरी, तो कंट्रोल करोगे तो एनवायरमेंट बचा रहेगा। बहुत ही कॉमन सेंस का आंसर है, स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये क्या है? स्टेटमेंट सही है। तो पर्यावरण बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? नियंत्रण जरूरी है। दूसरा क्या कह रहा है? ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द एनवायरमेंट बैलेंस इज मेंटेन। अब देखो, ये वाला जो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो अगर ये सही है तो ये तो गलत होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, स्टेटमेंट वन कहाँ पे गलत है? ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। कौन सा है? असर्शन इज ट्रू, आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, कॉमन सेंस पे एकदम। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर द लास्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे जो है ना, आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए डेट्स। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन हर बार एक दो क्वेश्चन तो हिस्ट्री से आते ही हैं, तो अगर आपको याद नहीं तो ये दिक्कत की बात है। जलियांवाला बाग की डेट 13 अप्रैल 1919, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। खिलाफत मूवमेंट 1920-21, इसका मैं थोड़ा सा देख लेना एक बार। ठीक है, मुपला रिवोल्ट ये क्या है? 1921। और होम रूल 1916। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे लास्ट वाला कौन सा था, राइट? तो क्वेश्चन हमारा है लास्ट, इस हिसाब से आप सिक्वेंशली इसको अरेंज कर लो। ये देखो, ये जो है ना, जो हमारा खिलाफत मूवमेंट था वो लगभग क्या था? 1919 में इसमें दिया जा रहा है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च हुआ था, राइट? तो खिलाफत को अगर हम रफली 1919 मान लें, 1920 भी अगर मानते हैं, ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखो, खिलाफत 1920 मान लेते हैं हम। ओके, जलियांवाला बाग आपको पता ही है 1919 है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ये 1916 है। तो मोपला क्या होगा? 1920, ये भी डेफिनेट है। तो इसमें जो लास्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो ए निकलेगा। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। 23rd, ये क्या है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ लग रहा है। और देखो, इसमें जो चार के चारों पूछे गए हैं ना, देखो, देर आर फोर पिक्स या माउंटेन्स पूछे गए हैं, और ये चारों के चारों कहाँ के हैं? सभी के सभी अफ्रीका के हैं। तो ये मैपिंग का क्वेश्चन है और अफ्रीका की मैपिंग का है। तो इसलिए आप जो है इग्नोर मत करना, मैपिंग बढ़िया से करना। आपको चार पांच क्वेश्चन हर बार मिलेंगे, कई बार ज्योग्राफी कम से कम 10 क्वेश्चन मैपिंग से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डू इट वाइजली। देखो, इसमें जो है अगर आपको थोड़ा सा भी पता रहे ना, अगर एक एक आंसर भी पता रहता है, जैसे किलिमंजारो है, ये क्या है? तंजानिया में है, राइट? किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में है। तो ए का थ्री मिला लो, कहाँ पे है? ए का थ्री, तो यहाँ पे भी आ रहा और यहाँ पे भी आ रहा। ठीक है, अब इसके अलावा कहाँ पे है? अगला देख लो, माउंट हग्गर या तुबकल। तुबकल कहाँ पे है? इसको आप जो है, तुबकल, तुबकल जो है मेरे ख्याल से उगांडा में है। तुबकल 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 तुबकल, एक मिनट। हम्म, तुबकल मेरे ख्याल से है ये मोरक्को में। एक बार इसको और चेक कर लेना। तो तुबकल जो है मोरक्को में। अब देखो, अगर इसके हिसाब से हम जाएं बी का वन, ठीक है, तो बी का वन कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो ऑप्शन ये है, ये सही हो जाएगा, राइट?
अच्छा, और मिला लेते हैं हम स्टैनली जो है, माउंट स्टैनली युगांडा में है। ठीक है, तो अगर इसको भी मैच किया जाए, सी स्टैनली, सी का फोर, हाँ यहीं पे मैच हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही होगा, माउंट स्टैनली, और उसके हिसाब से फिर डी का टू हो जाएगा। तो डी हग्गर, हग्गर मतलब है अल्जीरिया में। इसको याद कर लेना, ठीक है आप लोग। हग्गर कहाँ पे है, अल्जीरिया में है। ठीक, तो इस हिसाब से ये आंसर, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है कि यहाँ पे सिंगल मैच, देखो किलिमंजारो तो सबको पता ही होता है कि तंजानिया में है, पर इस वाले से मैच नहीं हो रहा है। सिंगल से एक ही से आंसर से आपका निकलेगा ही। ठीक है, तो टुबकल पता होगा मोरक्को, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी का वन एक ही जगह पे दिया हुआ है यहाँ से। अगर टुबकल पता होता तो एक ही ऑप्शन से, एक ही मैचिंग से आपका आंसर निकल जाता है। टुबकल इज मोरक्को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, साइंस से रिलेटेड है, पेप्टिक अल्सर्स। हम्म, तो देखो पेप्टिक अल्सर सबको पता है। अच्छा, सबको नहीं पता होगा क्योंकि पेप्टिक अल्सर थोड़ा कॉमन नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, अल्सर होने से पेट में गैस बनती है, ये आपको पता है कि नहीं। अगर आपके पेट में, आंत में अल्सर होगी तो गैस की प्रॉब्लम होती है। उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। तो अल्सर किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो इसको नोट कर लो। अल्सर जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। डेंगू सबको पता है ना, वायरल है, डेंगू वायरस से होता है। ठीक है, काटते मच्छर हैं, लेकिन मच्छरों में क्या होता है, वो वायरस उनके अंदर इन्फेक्शन लेके चलते हैं, तो जब काटते हैं तो एक पर्सन से दूसरे में वायरस को इंजेक्ट कर देते हैं। तो डेंगू इज वायरस। मलेरिया सबको पता है प्रोटोजोआ से होता है, ये भी मच्छर की तरह फैलता है, पर कॉजिंग एजेंट क्या है, ये जो है प्रोटोजोआ है। ठीक है, पहला जो है विषाणु है। तो आप देखो इस तरह से मेरे ख्याल से आंसर निकल जाएगा, मलेरिया का टू, डी का टू, ये देखो एक ही से आंसर निकल जा रहा है ये, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आंसर विल बी सी। सी से ही आंसर आ गया, वेरी इजी। ओके, तो चलो अगला देखते हैं। अच्छा देखो एक ऑप्शन बच रहा है, इसको भी देख लो क्या हो जाएगा ये, देखने की जरूरत तो है नहीं वैसे। एलिफेंट फुट क्या होता है, एलिफेंट फुट में क्या होता है, आपको पैर बहुत ज्यादा मोटा सा हो जाता है एकदम। पैर क्या हो जाएगा, मोटा सा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि इन्फेक्शन हो गया है और चलने में दिक्कत होने लगती है, सूज जाता है जिसको बोलते हैं ना एकदम मोटा सा, उसको बोलते हैं एलिफेंट फुट। और वो क्या होता है, वॉर्म से होता है। चलो लेट अस सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी क्या है, दिस इज अगेन अ पॉलिटी क्वेश्चन। तो ये लेजिस्लेटिव क्वेश्चन चला था, विधान परिषद के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है, इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर मे नॉट बी मोर देन वन थर्ड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो काउंसिल जो होगी उसमें असेंबली का एक बटे तिहाई ही सीट हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपी में 400 सीट्स हैं, तो उसकी जो काउंसिल है उसका एक बटे तिहाई ही हो सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा सीट्स नहीं हो सकती। और अगला स्टेटमेंट क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट मस्ट हैव अ लीस्ट 40, लेकिन कम से कम जो है 40 मेंबर होने चाहिए। तो अगर किसी भी स्टेट में जहाँ पे काउंसिल है, पहली बात तो 6 या 7 ऐसे स्टेट है, मेरे ख्याल से 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो अगर किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसकी संख्या कितनी होगी, वो वहां पे जो विधानसभा है, असेंबली, उसका 1/3 ही होगा। ठीक है, 1/3 ही हो सकता है। लेकिन अगर वो 1/3 1/40 से कम जा रहा है तो 40 से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो कैसे जा सकता है, मान लो सपोज करो कोई छोटा स्टेट है, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ 100 सीट्स हैं, तो इसका 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 33। ठीक है, तो लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मिनिमम 40 तो होना ही चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। और ये किस आर्टिकल के तहत दिया हुआ है, दिस इज आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लो। आर्टिकल 169 किससे है, अबाउट क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना, या अगर उसमें है तो उसको खारिज कर देना, ये 169 के अंदर होता है। ठीक है, और 171 क्या है, काउंसिल में कितने मेंबर्स रहेंगे इसके बारे में बताता है हमको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, हाँ तो दोस्तों देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पॉलिटी का क्वेश्चन है अगेन, एंड यू कैन सी दैट, अच्छा हाँ, अगला क्वेश्चन जो है, ये तो हमने कर लिया, वेट 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 वेट,
माय बैड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ वर्ल्ड वेटलैंड डे? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कौन सा है? आपको पता होना चाहिए ये कौन सा है। दिस इज वेटलैंड्स डे, 2 फरवरी। ये तो पता होना चाहिए। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने चाहिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। अगला देखो, इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम वॉज रीनेम्ड एज। अब देखो हर बार ऐसा आता है, कोई ना कोई ईयर पूछा जाता है किसी न किसी स्कीम का, तो इसको भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2021। तो मिड डे मील का स्कीम, अब देखो ये ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी स्कीम हो उसके आगे पीएम लगा दो, तो प्रधानमंत्री। तो इसी तरह से मिड डे मील स्कीम जो मेरे ख्याल से 1996 या 5 में स्टार्ट हुई थी, इसका नामकरण करके बदल दिया गया है और ये 2021 में हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है दोबारा, चांस है इसका रिपीट होने का। राइट, तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या है? पॉलिटी का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट का, अब ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल के तहत इनका इलेक्शन होता है, किस आर्टिकल के तहत इनका रिमूवल होता है। तो ये सब आर्टिकल्स याद होने चाहिए। अब ये जिस आर्टिकल की बात हो रही है, ये आर्टिकल नंबर क्या है? 71। तो आप इसको जो है लुकअप कर लो एक बार, सॉल्व करते ही आपको इजी लगने लगेगा। कौन सा आर्टिकल है? 71। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? द एक्ट डन बाय हिम, मतलब जब भी क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन लेता है कि इलेक्शन जो है वाइस प्रेसिडेंट का सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर कोई ऐसा केस आता है, ठीक है, कि कोई डिस्प्यूट हो जाए कि इलेक्शन जो है सही है कि नहीं है, फेयर प्रोसीजर है कि नहीं है, कोरम सही था कि नहीं था, ठीक है, और जो मेंबर्स थे वो सही से वोटिंग किए हैं कि नहीं किए। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट आती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कौन उस डिस्प्यूट को देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। ओके, देखो 1 मिनट। तो देखो अगर ये चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, ओके, ये रिमेम्बर कर लो आप, वाइस प्रेसिडेंट हो चाहे प्रेसिडेंट हो, अगर इनसे रिलेटेड इलेक्शन, इन दोनों से रिलेटेड इलेक्शन, इलेक्शन के बारे में याद रखना, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि इनका जो इलेक्शन हुआ है सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई डिस्प्यूट है इस बारे में, कोई संशय है, तो कौन देखेगा उसको? सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे केस फाइल होगा और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे दिया वो फुल एंड फाइनल है, उस पे कोई कोई कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, तो हु विल टेक द डिसीजन ऑन इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 के तहत। ठीक है, तो याद कर लो, आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट को सुनेगा और उसमें जो भी निर्णय लेगा वो फुल एंड फाइनल होगा, उसमें कोई बहस नहीं हो सकती, कोई डाउट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखो इसमें क्या है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि द एक्ट्स डन बाय हिम, पहला, अच्छा पहला वाला भी देख लो एक बार। क्या कह रहा है? द एक्ट्स डन बाय वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड। ठीक है, तो जिस दिन, देखो मान लो आज जो है 22 अप्रैल है, ठीक है, और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? डिसीजन दिया है कोई, तो आज के दिन भी मतलब ऑन दिस डेट, इस दिन भी क्या होगा? जो भी उसने निर्णय लिया होगा वो भी वैलिड रहेगा, और इस दिन के पहले भी जो निर्णय लिया है, मतलब अगर आज डिसीजन आया है, मान लो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था वो गड़बड़ हुआ है, खारिज कर दिया उसने, लेकिन इस 22 अप्रैल के दिन भी जो उसने डिसीजन लिए होंगे वो भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, और इसके पहले वाले दिन भी जो लिए होंगे वो भी वैलिड माना जाएगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है ही, कि जो पहले डिसीजन लिए हैं, जो एक्ट डन बाय हिम बिफोर, वो तो ऑलरेडी सही होंगे। आर्टिकल 71 देखो उसमें। उसके बाद क्या करे? द एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन दैट डे, तो उस दिन भी वैलिड होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? नॉट लिखा हुआ है ना, मान्य नहीं। एक्चुअली क्या होगा? ये मान्य होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन टू जो है, स्टेटमेंट टू क्या है? इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ नॉट नहीं लिखा होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। तो चूंकि ओनली वन इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। 29,
देखो यहाँ पे क्या है, कश्मीर के रूलर के बारे में बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि किस कश्मीर के रूलर ने जजिया और गौ स्लॉटर हटा दिया। ठीक है, जजिया और गौ हत्या का इसने समाप्त किया था। तो यहाँ पे एक है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन, इनको क्या कहा जाता है, कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। जैनुल आबदीन इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। ओके, चलो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंगुल डियर के ऊपर है। इसको तो आपको पता चल गया ना, अकबर होगा जैनुल आबदीन, अकबर ऑफ कश्मीर बोलते हैं इनको। हंगुल डियर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एनवायरमेंट का। देखो एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, वो आप गलत नहीं कर सकते हैं। अगर वो भी गलत करेंगे तो पीसीएस निकलना तो नामुमकिन सा हो जाएगा। अगला देखो, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क produced by national statistical systems and the information collected at regional level, the United Nations Secretary General presents annual sustainable development goal report। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। ये आपको थोड़ा सा जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर देखना पड़ेगा, या फिर स्किप कर दो ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है जरूरत से ज्यादा टफ है। तो ये ऑप्शन सही है। उधर क्या है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रोड्यूस to inform the quadrennial Sustainable Development Goals review deliberations at the UN General Assembly once every quarter। तो कह रहा है कि साल के हर चौथवे उसमें, मतलब साल में 4 बार, वन क्वार्टर मतलब 3 महीने में एक बार, तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ऐसा बनता है। उसको कहाँ पे प्रेजेंट करना होता है, यूएन जनरल असेंबली में। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा ओनली वन। देखो, जो स्टेटमेंट 2 है वो क्लियरली क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, लेकिन गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो लास्ट सेंटेंस है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 का जो लास्ट वर्ड्स है उसमें क्या लिखा हुआ है, वंस एवरी क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है, 1/4 ऑफ अ ईयर। समझे, इसका मतलब साल में 4 बार। ठीक है, तो इसका मतलब हर 3 महीने पे एक बार मीटिंग होगी। आपको क्या लगता है, यूएन जनरली इतनी, इसके पास इतना टाइम है कि वो साल में 4 बार मीटिंग करेगा इस चीज के लिए, जीएसडीआर। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीएसडीआर। ठीक है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट। तो ये देखो 4 बार में एक होता है। ठीक है, 4 साल में एक बार होता है ये मीटिंग, इस रिव्यू के लिए। इतना आप याद रखो। ओके, और ये जो वंस एवरी क्वार्टर लिखा हुआ है यही गलत होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वंस एवरी 4 ईयर। 4 साल में एक बार इसका रिव्यू होता है, और इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो, लेट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 32। ये देखो एनवायरमेंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन इन सच अ वे, जो इस वर्तमान पीढ़ी है वो इस तरह से इसको यूज करे कि इसका जो डिग्रेडेशन है वो ना हो। ठीक है, या अगर हो भी तो न्यूनतम क्षरण हो, राइट, बहुत कम वेस्टेज हो, जिससे कि फ्यूचर जो हमारी जनरेशन है उसके यूज के लिए भी बचा रहे। तो ऐसी विकास, ऐसी विचारधारा को क्या बोलते हैं हम, ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलो, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ याद कर लो और सिर्फ याद रखो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्या है क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन मेयर ऑफ लंदन बोरो। ठीक है, बोरो क्या होता है, जैसे अपने यहाँ म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, उसी तरह वहां पे बोरो बोलते हैं उसको। तो मेयर कौन बना है, तो इंडियन पर्सनालिटी है, कहीं किसी विदेश में पोस्ट पाया हुआ है, पॉलिटिशियन, वो भी पॉलिटिक्स रिलेटेड पोस्ट। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीसीएस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनील चोपड़ा। ठीक है, अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम
इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्वेश्चन है पॉलिटी का, पर ये हिस्ट्री का अप्रोच इसमें दिख रहा है आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और किससे रिलेटेड है ये? कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जनरली ये आपको पता नहीं होता, ये टफ डेट है, लेकिन इसमें बाकी जो तीन ऑप्शन है वो आपको पता होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेट, आपको ये पता होगा कब? 9 दिसंबर 1946। यू नो दिस, कि पहली जो बैठक थी वो कब हुई थी? 1946 में। ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टार्ट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, ये आपको पता है, हम उसी दिन संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है। किस दिन अडॉप्ट हुआ था? 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को। राइट। इस दिन अडॉप्ट हुआ था और इनेक्ट हुआ था। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, आपको पता है सबसे पुराना क्रोनोलॉजी मतलब सबसे पहले कौन सा हुआ था? ऑब्वियसली सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मिली थी? 1946 में। तो 4 सबसे पहले होगा, इसका मतलब या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा, ये दोनों तो अपने आप रिजेक्ट हो जा रहे हैं। उसके बाद सबसे बाद में क्या होगा? सबसे बाद में क्या होगा? कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे लास्ट डेट तो ये होगी, इसका मतलब 3 सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो अगर सिर्फ आपको 4 पता है और 3 पता है कि ये सबसे पहले डेट है, ये सबसे लास्ट डेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। इजी है। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये 9 दिसंबर 1946 को है, ये 26 जनवरी 1950 को डेट ऑफ कमेंसमेंट थी। तो इस हिसाब से ये पहला होगा, ये लास्ट होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। करेक्ट है। चलो लेट अस मूव। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। अब ये देखो, ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। तो बहुत लोग इसको इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक्स मान लेंगे, बट है क्या ये? दिस इज करंट अफेयर्स। अब इसमें जो फैक्चुअल है, सब सब पूरा पूरा डेटा फैक्चुअल है, अगर आपको आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं तो इसको छोड़ दो सीधे से। इसमें हाथ डालने का कोई मतलब नहीं, आप फिर सिर्फ निगेटिव नंबर लेके आओगे। करेक्ट है। इसलिए क्या करना है हमें, जो है ऐसे क्वेश्चंस पे हमें क्या करना है, इनमें अपना दिमाग मत लगाओ, टाइम मत वेस्ट करो, सीधे छोड़ दो। अगर अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा है, ठीक है, और आपको ये फैक्ट्स याद नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, टाइम नहीं वेस्ट करना, सीधे इस क्वेश्चन को गोला मारो, स्किप करके आगे बढ़ जाओ। गोला भी मत मारो, इसको छोड़ दो, इसको रिव्यू भी नहीं करना है। गोला आपको उन क्वेश्चन से मारना है जहाँ पे आपको लगे कि आपको रिव्यू करने का टाइम है, और आप रिव्यू करोगे तो चांसेस है कि अगले जब आप रिव्यू करके दोबारा आओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये जो है माइट बी पॉसिबल कि आपका आंसर क्या हो जाए, सही हो जाए। ओके। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट स्टेटमेंट, वो क्या है? गलत है। ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इन चारों में से वो गलत है। तो आपका यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे एक वर्ड हो रहा है क्या? पीएमआई यूज हो रहा है, तो पीएमआई मतलब क्या हो जाता है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इसको नोट कर लो आप, कभी हो सकता है पूछा जाए ये। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? परचेजिंग मतलब खरीदारी, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इसको आप नोट कर लो, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। परचेजिंग खरीदने वाला, मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई शॉर्ट फॉर्म है, इसको नोट कर लो। वनडे एग्जाम में कई बार ये डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म से पूछ लेते हैं हमसे। ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का? ऑप्शन ए। अगला देखो, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सीधे छोड़ देना चाहिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटेस और कंपोजिशन, ये महिला कवियत्री के बारे में पूछा गया है। ठीक है। और उनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो चांसेस हैं, ये सब जनरली क्या है, भक्ति धारा से जो जुड़े हुए हैं उनकी रचनाएं हैं। तो दयाबाई जो है विनय मल्लिका, ये सही है। सहजोबाई सहज प्रकाश, और सोन कुमारी ने क्या लिखा है? स्वर्ण बेली। देखो, एक स्ट्रेंज चीज, स्पेशल चीज है, स्ट्रेंज नहीं। तो जो जिनका नाम है उसी नाम से कंपोजिशन है। दया, दया मतलब क्या होता है? विनय। दया और विनय रिलेटेड है। ठीक है। देखो, सहज है तो इनके इनका नाम क्या है? सहज प्रकाश। सहजोबाई के नाम में सहज है तो इनका नाम क्या है? सहजो प्रकाश। सोन कुमारी के नाम में सोना है, और इनके जो रचना है उसको क्या है? स्वर्ण बेली। तो अब लेकिन इसमें देखो, चौथा वाला जो है वो ऑप्शन गलत है। अच्छा, मैं काफी कोशिश किया कि ये पता कर लूं गणेश देव लीला किसकी किताब है। ठीक।
तो ये मैचिंग तो गलत है, जो यूपीएससी ने की निकाली है उसके हिसाब से ये मैचिंग गलत है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। लेकिन मैं सोच रहा था कि इसका आपको थोड़ा आंसर बता दूं कि ये किताब किसने लिखी है, पर नेट पे जो है बहुत सर्च किया मैंने, पर ये किताब का कोई ऑथर मिला नहीं। और जो इसमें पोएटेस हैं ये गंगाबाई, तो गंगाबाई ने एक्चुअली लगभग दो किताबें, दो क्या तीन किताबें लिखी हुई है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लो। इसमें जो पोएटेस हैं गंगाबाई, उनकी कितनी किताबें हैं, तीन किताबें हैं, वो नोट कर लो आप। पहला क्या है, हुन्नर, एच, एक मिनट, द फर्स्ट बुक ऑफ गंगाबाई इज हुन्नर, HUNNAR, हुन्नर। और क्या है, महासागर। इनकी बुक का क्या नाम है, हुन्नर महासागर। तो ये पहली बुक है। ओके, अगली बुक देखो, गंगाबाई की अगली बुक क्या नाम है, वहम खंडन पोथी। अब देखो ये क्या थी ना, भक्ति धारा की थी, तो कई बार जो समाज में कुरीतियां थी, वहम, स्टीरियोटाइप, सुपरस्टिशंस, तो उसके खिलाफ किताबें लिखती थी। तो इनकी बुक का क्या नाम था, वहन खंडन पोथी, वहन खंडन पोथी। ओके, एक मिनट, फिर से लिख देते हैं एक बार, वहम, वहम खंडन पोथी मतलब किताब, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो ये हो गई सेकंड बुक इनकी। और गंगाबाई की तीसरी किताब का क्या नाम था, ये है देवी त्रिया निषेध। देवी, देवी देवता वाला, देवी त्रिया, देवी त्रिया निषेध, ये इनकी है चौथी पुस्तक, तीसरी पुस्तक। ठीक है, तो तीनों किताब याद रखो, अगर आपको हो सकता है कभी आगे पूछा जाए परीक्षा में। तो सहजोबाई की बुक क्या है, सहज प्रकाश। दयाबाई की किताब का नाम विनय मल्लिका। और सोन कुमारी की स्वर्ण बेली। याद करके रखना इसको। और ध्यान रखो, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं कभी भी आप पेपर दोगे अभी फिर से, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत टफ है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो स्ट्रेट अवे क्या करना है, छोड़ देना है। तो पता है ना, इस बार 96 क्वेश्चन जो है कट ऑफ गया था। इसका मतलब आप अगर 110 अटेम्प्ट करो या 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उनमें से आप कम से कम 100 क्वेश्चन सही कर दो, तब भी आपको कट ऑफ निकल जाएगा लगभग, राइट। ओके, तो आप इतना मान के चलो कि अगर आप 120 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 10 क्वेश्चन से ज्यादा गलतियां ना हो, राइट, जिससे नेट आपका 95 96 बने। इतना बनेगा तो आपको कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास हमेशा क्या होता है, 10 क्वेश्चंस का मार्जिन होता है, आप 10 से 20 क्वेश्चन इजीली जो है पीसीएस में छोड़ सकते हो। तो कोशिश करो आप 125 से 130 अटेम्प्ट करो, और एक्यूरेसी हाई रखो हमेशा। एक्यूरेसी को हाई रखो जिससे गलतियां कम हो। तो कभी 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे, एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री से, एक दो क्वेश्चन ज्योग्राफी से, ऐसे जो कि आपको लगेगा कि अटेम्प्ट करने लायक नहीं है, तो उनको अटेम्प्ट मत करो, छोड़ दो। जबरदस्ती अटेम्प्ट करोगे नेगेटिव में जाएगा आपका कट ऑफ जो है, आप कट ऑफ से बहुत नीचे गिर जाओगे फिर, राइट। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक मिनट, हाँ जी, सही, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्या पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू कैप्टन हॉकिंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये दिख रहा है कि 1611 में आया था, ठीक है, ये 1611 में नहीं क्या आया था, 1608 में आया था। ठीक है, ये कब आया था, 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंस। ओके, तो कैप्टन हॉकिंस आया था कब, 1608 में। ओके, कैप्टन हॉकिंस कब आया था, 1608 में आया था। ओके, ये 1608 में आया था। और उसको क्या आती थी, टर्किश आती थी। टर्किश लैंग्वेज में, इंग्लिश तो आती थी, इसके अलावा भी वो वेल वर्स्ड था इसमें। ठीक है, तो अच्छा, इसमें जो है, जो आयोग ने आंसर दिया है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान मत देना, आयोग का आंसर इसमें गलत है। फाइनल की में पता नहीं क्या दिया, पर जो प्रोविजनल की आई थी उसमें आयोग का आंसर इसमें गलत है। वो 1608 में क्या आया था, पहुंचा था। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज आप ये जान लो कि वो जो जहांगीर है, जहांगीर से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उसकी जहांगीर से मुलाकात कब हुई थी। ठीक है, तो हॉकिंस की जहांगीर से मुलाकात होती है कब, 1609 में, राइट। 1609 में कहाँ पे होती है ये भी पूछा जाता है, आगरा में। ओके, कैप्टन हॉकिंस जो था उसकी मुलाकात किससे, जहांगीर से। ओके, जहांगीर से इसकी मुलाकात कब होती है, 1609 में, और आगरा में होती है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको बताना चाहिए, जो हॉकिंस था
ये किस शिप से आया था? इसके शिप का नाम था हेक्टर। शिप का नाम क्या था? हेक्टर। और ये कहाँ पे पहुंचा था इस शिप से? ये सूरत में आके लैंड किया था। ओके। सूरत में लैंड करने के बाद फिर मुगल कोर्ट में गया जहांगीर के साथ। ये कुछ दिन रहा 1609 में। जब ये आगरा में मिलता है तो इससे जहांगीर प्रभावित हो जाता है और इसको अपने कोर्ट में इनवाइट करता है। और कोई एक दासी थी उससे इसका विवाह भी कराता है जिससे वो कोर्ट में रहे। ओके, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि कुछ मनमुटाव हो जाता है किसी बात को लेके। तो फिर इसको बाद में निकाल दिया जाता है कोर्ट से, हॉकिंस को। तो इतना काफी है इस क्वेश्चन से संदर्भ में जानने के लिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं पहले। देखो, पहला स्टेटमेंट गलत है। एक मिनट। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है क्योंकि ये 1608 होगा। और वो वेल वर्ष था टर्किश में, ये सही है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओनली वन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या है? कंसिडर द रीन ऑफ पेशवास। अब ये क्वेश्चन फिर से हिस्ट्री का है, पेशवा के बारे में पूछा जा रहा है इसमें। तो पेशवा के बारे में क्या करना है? कालानुक्रम, फिर से क्रोनोलॉजी का ही क्वेश्चन है। आपको पता होगा सबसे पहला पेशवा कौन सा था? यही बालाजी विश्वनाथ। किस समय? 1713 में, जब फर्रुख सियार बना था ना, मुगल एम्पर, उसी टाइम पे ये भी बना था 1713 में। फिर बाजीराव फर्स्ट, ये कब आता है? 1720 में। ये डेट आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। ठीक है। बालाजी विश्वनाथ कब आया था? 1713 में। बाजीराव 1720 में। नारायण राव कब आया था? ये थोड़ा आपको याद करने में दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक और आया था। ठीक है। बाजीराव फर्स्ट के बाद कौन आता है? बालाजी बाजीराव। याद रखो, बालाजी बाजीराव, ये थर्ड पेशवा था। बालाजी बाजीराव थर्ड पेशवा था, ये आया था 1740 में। इसको आप नोट कर लो और रट्टा मार लो भयंकर तरीके से। बालाजी बाजीराव थर्ड पेशवा था, यह आया था 1740 में। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आता है माधवराव। ठीक है। एमएन क्रोनोलॉजी से अल्फाबेटिकल होता है ना। फिर माधवराव आएगा, फिर नारायण राव आएगा। माधवराव कब आया था? 1761 में, 1761। और नारायण राव कब आएगा? इसके बाद ही आएगा। नॉर्मल सी बात है ना। 1772। नारायण राव कब आएगा? 1772 में। इसको नोट कर लो आप। नारायण राव कब आएगा? 1772 में। 1772 में। अब देखो, सबसे पहला पेशवा कौन सा है? बालाजी विश्वनाथ। तो इसका मतलब सबसे ऑप्शन जितने भी हैं उसमें कहाँ पे, यहाँ पे कोड वन है। और सबसे आखिरी कौन सा होगा? नारायण राव। सबसे पहला बालाजी विश्वनाथ, सबसे आखिरी में नारायण राव। तो मतलब थर्ड वाला जो है वो सबसे लास्ट में जाना चाहिए। थर्ड लास्ट में कहाँ पे है? तो यहाँ पे मिल रहा है, एक तो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला होना चाहिए। तो सबसे पहला कहाँ मिल रहा है? इन दो जगहों पे। इसका मतलब हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके। इस तरह से आपको निकालना रहता है। इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है ज्योग्राफी से रिलेटेड। और इसमें जो डेजर्ट्स हैं ये भी, देखो क्वेश्चन नंबर 39 भी टफ ही क्वेश्चन है। इसको क्योंकि आपको या तो क्रोनल इसकी जो साइज इसको याद करके रट्टा मार के रखो। बहुत ही, इतना आसान तो है नहीं। देखो, एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि आपको सबको पता है बेसिक कि सहारा डेजर्ट क्या है? लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट बिगेस्ट जो भी है ये तो सबको पता होता है। तो अब इसमें क्या है? साइज के हिसाब से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में जाना है। इसका मतलब क्या है कि तीन तो सबसे आखिरी में होगा, लेकिन अब यहाँ पे तीन तीन ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे तीनों आखिरी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन से तो आप निकाल नहीं पाओगे। ओके। तो आपको आपको क्या पता होना चाहिए कम से कम कि ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट में फोर दिया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा आपको पता ही है। तो अब देखो, आपको साइज में बता दे रहा हूँ जो किताब से मैंने रिसर्च किया है। तो ये जो साइज है इसकी 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 92 लगभग। अरेबियन सी ये है सेकंड लार्जेस्ट है इस ऑप्शन में, तो इसकी साइज है लगभग 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। इसका 92 है, इसका 23 है। फिर ग्रेट सैंडी डेजर्ट इसका है 2.8 सिर्फ। ये काफी छोटा है। 2.8 लाख किलोमीटर्स। ओके। एंड देन गोबी डेजर्ट क्या है? लगभग ये 12 लाख के आसपास है। ठीक है, 12 लाख। अब देखो इस हिसाब से साइज अगर देखोगे तो सबसे बड़ा ऑब्वियसली सहारा तो है ही।
लेकिन सहारा के बाद जो सेकंड नंबर पे है, वो कौन सा है? अरेबियन डेजर्ट। ओके, तो सहारा सबसे बड़ा, और उससे पहले अरेबियन। तो अब देखो, तीन 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 के पहले ये क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन टू है, ठीक है। ऑप्शन टू में कहाँ पे है? तीन के पहले दो कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखो, राइट। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा टफर साइड पे क्वेश्चन है। अब इसकी आप साइज याद कर लो, या कहीं पे आप टेबल बना लो जहाँ पे आप साइज वाइज लिखे रहो, क्योंकि क्वेश्चंस डेजर्ट्स पे कैसे आते हैं, या तो आपको कहेगा कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ अरेंज करो, ठीक है, या पूछेगा नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करो डेजर्ट्स को। ऐसे पूछेगा, डायरेक्शन पूछता है या तो साइज पूछता है, दो ही चीज है, या फिर तीन चीज है, एक और क्वेश्चन पूछता है। डेजर्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो तीन तरीके का आता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सा डेजर्ट किस कंट्री में है, फर्स्ट टाइप। दूसरा टाइप क्वेश्चन जो बनता है वो डायरेक्शन पूछता है, कि नॉर्थ से साउथ में या ईस्ट से वेस्ट में क्या डायरेक्शन है डेजर्ट का। तो ये याद करके रखो। ये तीसरा क्या है? साइज। ओके, कंट्री, डायरेक्शन और साइज, ये चीज आपको याद करके रखना है इन टर्म्स ऑफ डेजर्ट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 ये जो है, देखो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसका भी जो क्वेश्चन है, बहुत लोग कह रहे हैं कि आंसर इसका गलत दिया है उन्हें। तो पूछा जा रहा है कि किस तरह की टाइप्स ऑफ पॉवर्टी होती है। तो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें दो ही तरह की पॉवर्टी का आपको जिक्र मिलता है। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट, सेकंड इज रिलेटिव। तो पूर्ण या परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, इन्हीं दो का जिक्र मिलता है। तो ये जो आयोग ने क्या किया है, इसने थर्ड को भी, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी को भी माना गया है। अभी इस तरह से तो बहुत सारे ऑथर्स अपना मतलब अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टी बता दें, और जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स है, वहां पे सिर्फ दो ही मिलता है। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए वन एंड टू ओनली, जबकि आयोग क्या दे रहा है? आंसर बी दे रहा है इसका, ठीक है। तो आप इस पे थोड़ा सा रिसर्च अपने एंड से कर लेना। मेरे हिसाब से सिर्फ यही दो टाइप की पॉवर्टी होती है जो किताबों में मिलती हैं, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन नंबर 14 तक ही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगले जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है नोट्स बना लो, इसकी वन लाइनर नोट्स, और रिवाइज करो। टिल देन बाय बाय, गुड एंड गुड लक टू यू। आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, पढ़ाई करो जम के। जय हिंद।